आज की कहानी की लेखक हैं आशना अली शाह। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिए। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। वो दिसंबर की ठंडी रात थी। रात के 2 बज रहे थे। फाइजा अपने बेड पर आराम से सोई हुई थी कि तभी उसको महसूस हुआ कि कोई धीमे धीमे उसके जिस्म के ऊपर आ रहा है। वो डर गई। उसने उठने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म मानो उसके बस में ही नहीं था। उसने आंखों को खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा था, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके दोनों हाथों को किसी ने मजबूती से जकड़ लिया। अब वो बुरी तरह छटपटा रही थी कि तभी एक ताकतवर वजूद पूरी तरह से उस पर हावी हुआ। इतनी सर्दी में भी वो पसीने में पूरी तरह भीगी हुई थी। वो बिल्कुल बेबस थी। उसको महसूस हुआ कि कोई उसके गालों के बिल्कुल करीब है। वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस कर सकती थी। वो बिल्कुल उसके करीब था। फिर उसे लगा कि वो उसके जिस्म को मसल रहा है कि तभी फाइजा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके हलक से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से मानो बारिश शुरू हो चुकी थी, जो कि कई घंटे चलने वाली थी। आज फाइजा 17 साल की हुई थी। उसका बर्थडे था, तो वो बाकायदा तैयार हुई थी। ब्लैक कलर के गाउन में वो एकदम प्रिंसेस लग रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, आज जरा सा मेकअप करके वो तो बल्ला की खूबसूरत लग रही थी। फाइजा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी नकचड़ी और घमंडी भी थी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता तो वो खुद को दूसरे से अच्छा समझने लगती, और हो भी क्यों ना, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई देखे तो बस देखता रह जाए। उसकी भूरी आंखें और गुलाबी होठ तो जैसे मानो बनाने वाले ने बखूबी तरासे हों, और उसके रेशम से बाल और नाजुक से पैर देखने से लगता था कि सचमुच कोई परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। उसकी दोस्त महक कहती है, वाह फाइजा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है और तुम बिल्कुल हूर की परी लग रही हो। फाइजा इतराते हुए बोली, मेरे पापा दिल्ली से लाए हैं और ये बहुत कीमती है। महक उसके इस अंदाज से थोड़ा चिढ़ गई और जबरदस्ती मुस्कुराई, फिर केक खाने में बिजी हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद फाइजा अपने कमरे में आई और कमरे को लॉक करके चेंज करने के लिए बाथरूम में जाकर जैसे ही ड्रेस को उतारा, वैसे ही उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों तरफ गौर से देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने नाइट शॉर्ट पहने और सोने के लिए बेड पर लेट गई। पार्टी में थकान की वजह से जल्दी ही वो नींद के आगोश में चली गई। रात के करीब 3 बजे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गालों पर उंगलियों से बहुत ही धीरे धीरे छू रहा हो। फिर उसकी उंगलियां सरकते हुए धीरे धीरे उसके बालों में आ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन से होते हुए नीचे की ओर बढ़ी। वैसे ही उसने घबराकर झट से आंखें खोल दी। हड़बड़ाकर उठी और पास के टेबल पर रखी लाइट को जला दिया और गौर से देखने लगी। उसे कोई नहीं दिखा। उसने उठकर पूरे कमरे की लाइट को जला दिया और सब जगह देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दिल पर हाथ रखा और कहा, उफ, कितना डरावना ख्वाब था। उसने फिर लाइट बंद कर दी और वापस आकर लेट गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अभी भी उसके कमरे में है और उसे घूर रहा है। उसने फिर लाइट जला दी और कहा, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मैं आइंदा से महक की बातों में नहीं आऊँगी। फिर उसने लाइट खुली ही रहने दी और ऐसे ही सो गई, इससे बेखबर कि कोई अभी भी उसे देखे जा रहा था। फाइजा, फाइजा उठो बेटा। फाइजा की माँ फाइजा को उठाने की कोशिश करती है। फाइजा कंबल में मुंह डाले कसमसाती हुई अध खुली आंखों से देखती है। कमरे में थोड़ा उजाला फैल चुका था। सुबह हो चुकी थी। उसकी माँ फिर से आवाज़ देती है और दरवाज़ा भी बजाती है। फाइजा लेटे लेटे आवाज़ देती है, हाँ माँ, उठ रही हूँ। और फिर नज़र उठाकर टेबल पर रखी घड़ी देखती है और चौंक कर एक झटके से बेड से उतर आती है और कहती है, ओह माय गॉड, 10 बज गए।
मुझे तो कॉलेज भी जाना था, मैं इतनी देर तक सोती रही। फिर उसे रात का वाकया याद आता है। वो डर से सिहर जाती है और वो फिर से सोचों में डूब जाती है कि वो सपना था या हकीकत। तभी उसकी माँ फिर आवाज़ देती है। वो फिर यस मामा कहते हुए फ्रेश होने चली जाती है। फायजा के बर्थडे के एक हफ्ते पहले फायजा अपने कॉलेज से लौट रही थी कि तभी महक कहती है, सुनो सब, यहाँ से थोड़ी दूर एक दरगाह है, उसके पास एक जलेबी बनाने वाला है, उसकी जलेबियाँ बड़ी ही टेस्टी हैं। कल जुम्मे रात को मैं अम्मी के साथ गई थी तो गरम गरम जलेबियाँ खाई, कसम से मज़ा ही आ गया। जलेबियों का नाम सुनते ही सबने कहा, वाह री महक, ये तूने अच्छा बताया, वैसे भी भूख लग रही है, क्या कहते हो सब, चले फिर? सबने एक साथ कहा, ठीक है चलते हैं। वे पांचों लोगों ने अपनी साइकिल उस रास्ते पर मोड़ दी। फिर सारे वहां पहुंच गए। सबा, आसना, दिव्या, महक और फायजा पांचों एक ही क्लास में पढ़ते थे। सब लोग साइकिल से कॉलेज आते जाते थे। महक, फायजा और दिव्या की बहुत ही पक्की दोस्ती थी और तीनों के घर भी आसपास ही थे। आसना और सबा 3 किलोमीटर दूर से आते थे। सबने जलेबियों का ऑर्डर दिया। तभी सबा कहने लगी, जब तक जलेबियां तैयार हो रही हैं चलो अंदर घूम कर आते हैं। दिव्या कहने लगी कि हम दोनों यहीं रुकते हैं, तुम लोग हो आओ, हम बाद में चले जाएंगे। आशना और दिव्या वहीं ठेले के पास रुकती हैं और वो तीनों दरगाह के अंदर चली जाती हैं। दरगाह का गेट खुला हुआ था। दरगाह के चारों तरफ खूब सारी फुलवारी लगी थी, उन पर काफ़ी तितलियां मंडरा रही थी और एक तरफ कोने में कई कब्रें बनी हुई थी। बीचों बीच एक कमरे नुमा छोटे से चबूतरे में अंदर एक चिराग जल रहा था और एक बुजुर्ग आदमी सर झुकाए अंदर बैठे हुए थे। दरगाह के बाई तरफ एक पुराना इमली का पेड़ था, उस पर कई धागे एक साथ बंधे हुए थे। पुराने होने की वजह से उनका रंग समझ में नहीं आ रहा था। सबा वही दरगाह में बैठकर दुआएं करने लगती है। महक और फायजा फुलवारी देखने के लिए वही टहलने लगती है। फायजा एक तितली को देखती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है कि अचानक उसका पांव फिसलता है और जैसे ही वो गिरने को होती है तभी वो वहीं पेड़ के धागों को मजबूती से पकड़ती है और गिरते गिरते बचती है। उसके पाँव में थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो वहीं एक कब्र पर बैठ जाती है और अपना पाँव सहलाने लगती है। उन धागों से एक धागा टूटकर उसके हाथ में ही रह जाता है। वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी महक उसे हाथ पकड़कर उठा देती है और उससे जोर से कहती है, फायजा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम एक कब्र पर बैठी हो और तुमने ये धागे भी तोड़ दिए हैं। पता भी है ये धागे काफ़ी सालों से यहाँ बंधे थे और कहा जाता है कि यहाँ बाबा ने एक जिन को बांधा था और तब से वो यहीं गुलामी करता है। तभी फायजा उस पर गुस्से से देखती हुई कहती है, तुझे इस जिन की पड़ी है? देख मेरे पाँव में कितनी खरोच आ गई है और मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना। इतने में दिव्या उन दोनों को आवाज़ देती हुई वहीं चली जाती है। क्या यार, कब से हम लोग तुम दोनों को बुला रहे हैं और तुम यहाँ दरगाह के पीछे लुका छिपी खेलने में बिजी हो। फिर उसकी नज़र फायजा के पाँव पर पड़ती है। ये क्या हुआ? दिव्या उससे पूछती है। फायजा कहती है, कुछ नहीं, पहले ये बता यहाँ बैंडेज कहाँ मिलेगा? दिव्या कहती है, बाहर चलकर देखते हैं। महक फायजा को हल्का सा सहारा देकर बाहर लेकर आती है। सबा और आसना फायजा को देखती हैं। सबा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? आसना कहती है, तुम ठीक तो हो फायजा? फायजा कहती है, बाद में बताऊंगी, पहले कोई बैंडेज ले आओ। सबा और दिव्या बैंडेज लेने के लिए चली जाती हैं। महक मुंह बनाकर बोलती है, इतनी चोट भी नहीं आई है जितना तुम ड्रामा कर रही हो। अब तक तो जलेबियां ठंडी भी हो गई होंगी। और फिर पॉलिथीन में रखी हुई जलेबियों को देखती है, फिर खोलकर एक जलेबी को मुंह में रख लेती है। फायजा गुस्से से उसे देखकर कहती है, ठूस लो सारी जलेबियां तुम, मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। और इतना कहकर अपने पाँव को सहलाने लगती है। तभी आसना की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जिसमें थोड़ा सा धागा लिपटा हुआ था। आसना कहती है, ये क्या है फायजा? फायजा अपने हाथ को देखती है, फिर उसे जोर से झटक देती है और कहती है, कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही कुछ लग गया होगा। और फिर मुड़कर उस इमली के पेड़ को देखती है। तभी उसे कुछ धुंधला सा पेड़ पर दिखाई देता है और तभी आसना उससे कहती है, फायजा सुनो। फायजा आसना की तरफ पलटती है
और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है रुको, और फिर वापस मुड़कर देखती है, वहां कुछ नहीं होता। आसना उसे देखती है और फिर पेड़ को देखती है, फिर पूछती है क्या हुआ फाइजा? फाइजा नहीं में सिर हिलाते हुए कहती है कुछ नहीं। तभी सभा और दिव्या बैंडेज लेकर आती हैं। उसके बैंडेज लगाने के बाद दिव्या महक को देखती है जो जलेबी खाने में बिजी होती है। महक, कतई नालायक हो तुम, बेचारी की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। और महक से पॉलिथीन छीन लेती है, फिर बीच में रख लेती है। महक उसे घूरती है और सब हंसते हुए जलेबियां खाने लगते हैं। सभा कहती है चलो काफी देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। और सब चल देते हैं। फाइजा अपने घर के रास्ते में पहुंचती है। यहाँ से फाइजा को अकेले ही जाना होता है। फाइजा पैर में चोट की वजह से धीमे धीमे चल रही थी और महक की बातों को सोचे जा रही थी। फाइजा थोड़ी दूर चलती है कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। फाइजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। वो फिर आगे चलने लगती है तो फिर उसे वही लगता है। वो फिर मुड़कर देखती है तो उसने देखा कि कोई जल्दी से छिप गया है। फाइजा बोलती है मुझे बताओ कौन हो तुम? देखो मैं जानती हूं कि तुम यहाँ हो, मुझे डराओ मत, प्लीज सामने आओ। और फिर वो सामने आ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बगल वाले घर में बने खंबे के पीछे छुप रहा होता है। फाइजा उसे प्यार से देखती है। वो बच्चा उस साइकिल में लटकी जलेबियों को देख रहा होता है। फाइजा उसे वो जलेबी दे देती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। वो बच्चा मुस्कुरा देता है और वहीं बैठकर जलेबी खाने लगता है। फाइजा अब आगे घर की ओर चल देती है। वो एक बार फिर मुड़कर बच्चे को देखती है तो वो बच्चा वहां नहीं होता है। फाइजा डर जाती है और तेजी से घर की तरफ दौड़ लगा देती है। फाइजा घर पहुंचती है और दरवाजा बंद करके गहरी सांस लेती है। फिर खुद को नॉर्मल करती हुई कहती है ये मेरा वहम है, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर अपने रूम में चली जाती है। फाइजा की अम्मी उसे आवाज देती है फाइजा, फाइजा खाना खा लो आकर। फाइजा खाना खाने आती है और फिर खाना खाते खाते उनसे बातें करने लगती है। फिर 1 घंटे बाद अपने रूम में जाने लगती है और अम्मी से कहती है अम्मी थोड़ी देर बाद मेरी कॉफ़ी मेरे रूम में दे देना, मुझे अपने असाइनमेंट पूरे करके जल्दी सबमिट करने हैं। और फिर वो अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर देती है। वह असाइनमेंट लिखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर आवाज आती है, धड़ धड़ धड़, दरवाजे पीटने की आवाज आती है। फाइजा कहती है अम्मी मैं बिजी हूँ, आप खुद अंदर आ जाओ, दरवाजा लॉक नहीं है। और जब 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं आती तो खुद उठकर देखने लगती है। दरवाजा खुला हुआ था। वो उठकर बाहर आती है तो देखती है कि दरवाजे पर कोई नहीं है। वो अपनी अम्मी के रूम में आती है तो उसकी अम्मी सो रही होती हैं। वो उन्हें जगाती है और कहती है क्या हुआ अम्मी, आप अंदर क्यों नहीं आई? तो उसकी अम्मी कहती हैं अरे वो खाना खाने के बाद मेरी आंख लग गई थी, मैं तेरी कॉफ़ी अभी बना देती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली जाती हैं। फाइजा हैरत से सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अगर अम्मी सो रही थी तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? अपना असाइनमेंट पूरा करने के बाद फिर वह सोने के लिए अपने रूम में आ जाती है। वो अपनी नाइट ड्रेस चेंज करके नाइट बल्ब ऑन करके अपने बिस्तर पर लेट जाती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है कि तभी थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे देख रहा है। फाइजा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर्दे हिल रहे थे। फाइजा डरती हुई धीरे धीरे बेड से उतरी और दौड़कर लाइट जला देती है। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। वो पर्दे हटा के देखती है तो वहां पर एक धागा पड़ा होता है। फाइजा उसे उठाकर गौर से देखती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही धागा है जो कि उसकी उंगली में फंस गया था, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? इसे तो मैंने वहीं झटक कर फेंक दिया था। फिर वो उसे गुस्से से उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और लाइट बंद करके सो जाती है। रात के करीब 2 बजे वो देखती है कि कोई उसके बेड के करीब बैठकर उसके बाल सहला रहा है, उसे गौर से देख रहा है और फिर अपने दोनों हाथों पर उसकी ढीली सी पकड़ महसूस होती है।
फिर कुछ देर बाद वह अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस करती है। वो हिलने डुलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जिस्म जैसे सुन्न हो गया हो। उसे किसी का हाथ उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने पर महसूस होता है, और तभी उसे लगता है कि किसी ने उसकी गर्दन में धीरे से काट लिया हो। वो दिल ही दिल में रब को याद कर रही होती है और रब से फरियाद करती है कि या रब, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसकी दोनों आंखें भीग जाती है और तभी उसकी आंखें एक झटके से खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है। फिर घबराकर लाइट ऑन करती है और चारों तरफ देखती है। उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसका डर कम नहीं होता है। वो फिर दौड़कर अपने रूम से भागकर अपनी मम्मी के रूम में चली जाती है और जोर से दरवाज़ा खटखटाती है। वो लगातार दरवाज़ा खटखटा रही होती है। उसे लगता है कि जैसे कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं और उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती हैं। वो उसे अपने करीब करते हुए पूछती हैं, क्या हुआ फिजा बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। फिजा, फिजा। और फायजा रोते हुए अपनी मम्मी से लिपट जाती है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, फायजा क्या हुआ, कुछ तो जवाब दो। फायजा बस डर की वजह से अपनी मम्मा से चिपकी होती है और कुछ नहीं बोलती। फायजा कुछ देर बाद नॉर्मल होती है। फिर कहती है कि वो मैंने एक सपना देखा, बहुत डरावना, और चाहते हुए भी कुछ भी नहीं बता पाई। तब उसकी मम्मा हंसते हुए कहती है, ओह अच्छा, तुमने तो हमें भी डरा दिया फाजिया, वो सपना ही था। हकीकत में तो कोई हमारी फायजा को नहीं डरा सकता है ना। और वो फायजा के पापा की तरफ देखती हुई कहती हैं, वैसे भी हमारी फायजा भूत वूत से नहीं डरती, बचपन से बहादुर है। फिर फायजा को देखती हैं। फायजा ने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। फायजा बचपन से ही निडर थी और इस वजह से सब उसकी तारीफ भी करते थे। वो जब 6 साल की हुई थी तब से ही अकेले सोती थी और उसे हॉरर मूवी भी देखना पसंद था। वो अपनी डरने वाली सहेलियों का मजाक भी उड़ाती थी और खूब हंसती थी। उसे कभी इन चीज़ों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जो आज हुआ था उससे वो काफ़ी डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब ही था या हकीकत। फायजा को खुद अपना हुलिया देखकर शर्म महसूस होती है कि बस एक ख्वाब की वजह से उसने सबको इतना परेशान कर दिया। फायजा सोचती है कि ये सब मेरा वहम है और वो फिर सर झटक कर अपने रूम में चली जाती है। रात में जब वो सो रही होती है तो नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। अब अगली सुबह जब वह सोकर उठती है तो उसका सर उसे भारी लगता है, लेकिन फिर भी वो उठती है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने जाती है। आज उसका बर्थडे जो था, वो बाथरूम में जाकर ब्रश करके मुंह धोकर खुद का चेहरा गौर से देखती है और मुस्कुरा देती है। फिर अपने सारे कपड़े उतारकर शावर चलाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि उसे अपने हाथ पर एक हल्का लाल निशान दिखाई देता है। वो उसे गौर से देखती है। फिर दूसरे हाथ में देखती है तो वैसा ही निशान दूसरे हाथ में भी था। वो डर जाती है और जल्दी से खुद को टॉवल में लपेटकर रोने लगती है। फिर बाथरूम को अच्छी तरह से चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो तय करती है कि वो ये निशान अपनी मम्मा को दिखाएगी और सारी बात उन्हें बता देगी। वो फिर डरते डरते नहाती है, इस बात से बेखबर कि वो अभी भी वहीं था, दूर बैठकर उसे ही देख रहा था। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी शावर लिया और कपड़े पहनकर दौड़ती हुई किचन में अपनी मम्मी को निशान दिखाने के लिए आई और हड़बड़ाते हुए अपने हाथ दिखाते हुए बोली, देखो मम्मा ये, और दंग रह गई। उसके हाथों में कोई निशान नहीं थे। उसने फिर गौर से अपने हाथ उलट पुलट के देखे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फायजा की मम्मी उसे ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा फायजा, बोलो भी, क्या हुआ है? और फायजा को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो अटकते हुए मुश्किल से बस इतना ही बोल पाई, ये वो मम्मा कुछ नहीं। मम्मा बोली, हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ, तुम ये क्या देख रही हो? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर उसे अचानक एक बहाना सूझा।
वो कहने लगी, कुछ नहीं मम्मा, बस ये कुर्ती की स्लीव्स थोड़ी टाइट हो गई हैं, बस वही दिखाने आई थी। और फायजा की मम्मा हंसते हुए बोली, तो इसमें इतना दौड़ के आकर इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? तुम भी ना बस ऐसे ही परेशान करती हो मुझे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर आओ और नाश्ता करो साथ में। फायजा उलझी हुई अपने रूम में वापस गई, फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आई तो उसके पापा भी मम्मी के साथ वहीं बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उसके पापा बिजनेस की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे, हफ्ते में 2-4 ही दिन घर आते थे, वो भी रात के 10 बजे के वक्त, और सुबह ही फैक्ट्री के लिए निकल जाते थे। फैक्ट्री शहर में थी और वहां जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, तो कभी कभी ज्यादा लेट होने पर वो वहीं रुक जाते थे। उसने पापा को सलाम किया और वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गई और वो अभी भी रात के बारे में सोच रही थी। तभी उसके पापा ने पास में रखा हुआ एक बड़ा सा थैला उठाया और उसकी गोद में रखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट चाइल्ड। तभी उसकी मम्मा भी उसके सर को चूमते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी गुड़िया। ये सुनते ही वो खुशी से खेल उठी और बोली, ओह पापा, आई लव यू सो मच, आप कभी मेरा बर्थडे नहीं भूलते। और साथ ही अपनी मम्मा की तरफ देखकर बोली, हाँ मम्मा, थैंक यू सो मच। और जल्दी से वो बैग खोलकर देखने लगी, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। वो खुशी से चिल्ला उठी, ओह वाओ पापा, ये कितनी खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। और तभी उसकी माँ बोली, आज शाम को पार्टी भी है, अपने सभी दोस्तों को बुला लेना, ओके, और यही ड्रेस पहनना। फायजा एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर मम्मा, मैं सबको इनवाइट करूंगी, पूरी क्लास को, ओके मम्मा। फायजा के मम्मी पापा हंसते हुए बोले, हाँ बिल्कुल जरूर, लेकिन अब जल्दी नाश्ता करके कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। और वो फिर खुशी खुशी नाश्ता करने लगी, इस बात से बेखबर कि कोई दूर बैठकर उसे यूं मुस्कुराते हुए और खुश होते देखकर बस उसे देखे जा रहा था। वो भी उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस अभी वो उसे खुश होता देख रहा था। फायजा कॉलेज पहुंचती है, वहां उसकी सब दोस्त होती हैं, वो सबसे मिलती है और सबको पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर क्लास शुरू हो जाती है। जब क्लास खत्म होती है तो महक कहती है, फायजा सुन, करण तुझे ही देख रहा है काफी देर से। वो मुड़कर देखती है कि उसका क्लास फेलो करण उसे देख रहा था, और जैसे ही फायजा उसे देखने की कोशिश करती है वो अपने दोस्तों से बातें करने लगता। करण क्लास का सबसे होशियार, मेहनती और चार्मिंग लड़का था। फायजा की दोस्त सबा तो बस उसी के गुण गाती रहती कि वाओ, ये कितना इंटेलिजेंट है, कितना चार्मिंग है, लड़का हो तो बस इसके जैसा। और फायजा की सारी दोस्तों को पता था कि वो फायजा को पसंद करता है, तो वो सब फायजा को चिढ़ाती भी थी, लेकिन फायजा ने आज तक उससे बात नहीं की थी। वो फायजा को भी पसंद था, लेकिन फायजा खुद उसे बार बार देखना अपनी तौहीन समझती थी और इसलिए उसने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। जबकि महक कहती रही, देख वो तुझे ही देख रहा है, आज तो पक्का ये बात करके ही मानेगा, देख लेना तू। और फिर लंच में महक ने खुद खड़े होकर अनाउंसमेंट की कि आज फायजा का बर्थडे पार्टी है और आप सब इनवाइटेड हैं। फिर सबने फायजा को विश किया, लेकिन करण अपने कुछ दोस्तों के साथ उठकर बाहर चला गया। ये फायजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने उस तरफ कोई ध्यान ना देते हुए अपने काम में बिजी हो गई और सबको सामने आने को कहने लगी। सारी क्लास खत्म होने के बाद जब सब घर जाने के लिए क्लास से निकलने लगे तो करण फायजा के पास आया और कहने लगा, आई एम सॉरी फायजा फॉर लेट विशिंग, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और इतना कहकर वो रुका नहीं, बिना कुछ सुने बस सीधा डोर से निकलकर बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने फायजा का थैंक यू सुन लिया था और वो मुस्कुरा दिया था। फायजा उसे जाता देख जल्दी से थैंक यू बोलती है और इधर महक और सबा जो कि उसके बगल में ही खड़ी थी उसे छेड़ने लगी। ओहो, तो ये ऐसे बातें होती हैं मैडम की, हमें तो कभी नहीं बताया। और फायजा वही अपने नकचढ़े अंदाज में कहती है, क्या नहीं बताया, क्या बकवास कर रही हो तुम सब, उसने बस बाकी सब की तरह विश ही तो किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तभी महक मुंह बनाकर कहती है कि हाँ हाँ सही तो कह रही है, ऐसे ही तो विश किया है,
अगर कोई प्यार व्यार का चक्कर होता तो कोई कहता कि जान। तभी फाइजा उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, महक अब बस भी करो, बहुत हुआ मजाक, ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम खामोश हो जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। और तभी दिव्या कहती है, ओफो फाइजा बस भी करो गुस्सा, महक मजाक ही तो कर रही थी, अपना मूड मत खराब करो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल दिन है, इसे ऐसे वेस्ट मत करो। फिर सब घर की तरफ चल देते हैं। फाइजा घर आती है और अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है और फिर करण के बारे में सोचते हुए कहती है, हाँ वैसे जान कहकर भी विश किया जा सकता है। और फिर खिलखिलाकर हंस देती है। वो उसे वहीं बेड पर लेटकर उसे ऐसे देख रहा होता है। वो उसके गालों को छूने की कोशिश करता है कि तभी उसकी मम्मा उसके रूम में खाना लेकर आ जाती हैं। वो उससे कहती हैं, नजर ना लगे मेरी बेटी को, कितनी प्यारी लग रही है। फाइजा कहती है, अरे मम्मा आप खाना यहाँ क्यों ले आई। फाइजा की मम्मा बोली, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, जब तुम छोटी थी तो ऐसे ही मेरे हाथों से खाने की जिद करके ऐसे ही खाती थी। और वो उसे खाना खिलाने लगती हैं। फिर वहीं बैठकर उसे बाकी की तैयारियों के बारे में बताने लगती हैं कि तभी उसकी कजन राफिया भी अपनी मम्मा के साथ आ जाती है। फाजिया उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वो दोनों बातें करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद फाइजा की मम्मा उसे तैयार होकर आने की हिदायत देकर नीचे आ जाती हैं। राफिया उसके तैयार होने में मदद करने लगती है और वो उसे वहीं लेटकर तैयार होते देख रहा था। वो उसे मुबारकबाद देना चाहता था लेकिन उसे डराना नहीं चाहता था। फाइजा खुद तैयार होने के बाद राफिया से कहती है कि तुम भी तैयार हो जाओ, जल्दी पार्टी शुरू होने वाली है। राफिया मुंह धोने वॉशरूम में जाती है और फाइजा खुद शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वो करण के बारे में सोचती है कि क्या आज वो उसे ऐसे देखकर उसकी तारीफ करेगा। फिर वो नीचे टेबल पर रखा मोबाइल झुककर उठाती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उससे पीछे से करीब होकर कुछ कह रहा है। उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। वो जल्दी से सीधी खड़ी होकर शीशे में देखती है तो उसे एक धुंधला साया जिसके बड़े बड़े पंख भी हैं उसे अपने जिस्म के करीब लिपटा दिखाई देता है और वो डर जाती है। फिर वह जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी कजिन राफिया दोनों हाथों में तौलिया फैलाए अपना मुंह पोंछते हुए उसकी तरफ आती है। फिर थोड़ी देर बाद नाजिया बेगम उसे तैयार होकर आने की हिदायत देकर नीचे आ जाती है। राफिया उसकी तैयार होने में मदद करने लगती है और वो उसे वहीं लेटकर तैयार होते देख रहा था। वो उसे मुबारकबाद देना चाहता था लेकिन उसे डराना नहीं चाहता था। फाइजा खुद तैयार होने के बाद राफिया से कहती है कि तुम भी तैयार हो जाओ, जल्दी पार्टी शुरू होने वाली है। राफिया मुंह धोने वॉशरूम में जाती है और फाइजा खुद शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वो करण के बारे में सोचती है कि क्या आज वो उसे देखकर उसकी तारीफ करेगा। फिर वो नीचे टेबल पर रखा मोबाइल झुककर उठाती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से करीब होकर कुछ कह रहा है। उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। वो जल्दी से सीधी खड़ी होकर शीशे में देखती है तो उसे एक धुंधला साया जिसके बड़े बड़े पंख भी हैं उसे अपने जिस्म के करीब लिपटा दिखाई देता है और वो डर जाती है। फिर जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी कजिन राफिया दोनों हाथों में तौलिया फैलाए अपना मुंह पोंछते हुए उसकी तरफ आती है और उसे यूं बूत बना देखकर कहती है, क्या हुआ फाइजा, ऐसे बुत बनी क्यों खड़ी हो, कुछ बोलो भी। फाइजा फिर अपना सर झटक कर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ आजकल। ये भला कैसे मुमकिन है, वो उड़ कर तो नहीं आ सकता ना। उस नलायक ने तो मुझे विश भी ऐसे जल्दी जल्दी किया था। और राइफा कहती है, फाइजा क्या तुम अपने मुंह में ही बोली जा रही हो, चलो इधर आओ और अब मेरी तैयार होने में मदद करो, पार्टी शुरू होने ही वाली है, हम लेट हो जाएंगे। फिर फाइजा उसकी मदद करने लगती है। तभी महक और सबा उसके रूम में आ जाती हैं और कहती हैं, लो ये यहाँ छुपी बैठी है, हम लोग नीचे इंतजार कर रहे थे, अब चलो भी। फाइजा कहती है,
हाँ बस मैं तैयार ही हूँ, बस राफिया को रेडी करके नीचे ही चल रही हूँ। फिर राफिया को तैयार करके सब नीचे आ जाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। फाइंजा ब्लैक कलर की गाउन ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही थी। उस पर ब्लैक रंग खूब जच रहा था। जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। महक बोलती है, फाइजा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम परी जैसी। ये ड्रेस तुम पर खूब जच रही है। फाइजा इतराते हुए, हाँ ये बहुत कीमती है, मेरे पापा दिल्ली से लाए हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। सबा झल्लाते हुए कहने लगी, कितना गुरूर है इस लड़की में, लगता है यही दिखाने के लिए सबको इनवाइट किया है। आसना और दिव्या दोनों ने हाँ में सर हिलाया और फिर सब खाने में मगन हो गए। फाइजा की आंखें करण को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी मम्मा ने उसे आवाज दी, फाइजा केक काटो आकर बेटा, सब इंतजार कर रहे हैं। फाइजा ने कहा, जी मम्मा आ रही हूं। और इतना कहकर मायूसी से पलटी ही थी कि अचानक बुरी तरह से किसी से टकरा गई और गिरते गिरते बची। वो गुस्से में बोली, दिखाई नहीं देता है क्या या? और फिर खुद ही चौंक गई। सामने राफिया थी, उसके बिल्कुल करीब, और उसने करण का हाथ पकड़ रखा था। राफिया ने कहा, ओहो तुम खुद बेहयानी में पलटी थी इसलिए टकरा गई। मैं तो तुम्हें बुलाने आ रही थी, आंटी तुम्हें कब से बुला रही हैं। फाइजा अभी भी उन दोनों के हाथों को घूरे जा रही थी कि तभी करण बोला, फाइजा व्हाट आर यू थिंकिंग। फाजिया ने उसकी तरफ देखा और फिर राफिया की ओर देखा, फिर कहा नथिंग, और तेजी से उनके बगल से होते हुए टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने केक काटा और फिर सबने उसे विश किया। करण राफिया के साथ बात करने में बिजी था। फाजिया ने एक नजर उसकी तरफ फिर से देखा और करण ने भी फाइजा की तरफ देखा और फिर से राफिया से बात करने लगा। फाइजा ने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उसके चेहरे से वो पहले वाली मुस्कुराहट खो चुकी थी। वो बुझे दिल से स्माइल किए जा रही थी और राफिया और करण के बारे में सोच रही थी। जैसे तैसे पार्टी खत्म हुई। रात के करीब 1 बज रहा था जब वो फ्री होकर अपने रूम में आई और रूम को लॉक कर लिया। उसने एक बार फिर से खुद को शीशे में देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सर झुका लिया और उसके आंसू वहीं जमीन पर गिर गए। फिर वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। उसके आंसू अचानक से गायब हो गए। जब वो चेंज करके बाहर आई तो फिर से शीशे में देखती है और कहती है, काश वो एक बार और विश कर देता तो। और एक गहरी सांस लेकर अपने बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके कमरे की लाइट चली जाती है। वो आंखें बंद किए हुई थी, इसलिए उसे मालूम नहीं पड़ता कि तभी उसके कान में सरगोशी की आवाज आती है, सालगिरह मुबारक हो मेरी जान। फाइजा फिर से सोचती है कि वो अभी भी वही ख्वाब देख रही है। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके माथे को चूमा हो। वो झट से आंखें खोल देती है, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर वो जल्दी से उठकर लाइट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लाइट नहीं जलती। वो हड़बड़ाहट में रूम से बाहर की तरफ भागती है और दरवाजे से टकरा जाती है। वो ये भूल गई थी कि उसने रूम लॉक कर दिया था और टकराकर वहीं गिर जाती है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है और इसके साथ ही लाइट भी आ जाती है। वो फर्श पर पड़ी होती है। वो धीरे से उठकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लेती है। उसकी नाक से हल्का सा खून बह रहा होता है और फिर कुछ देर बाद इधर उधर देखती है और टेबल का सहारा लेकर उठने की कोशिश करती है। फिर धीरे से उठकर चेयर पर बैठ जाती है और अपनी दोनों कोहनियां टेबल पर टिका देती है और अपना सर थाम लेती है और उसे चक्कर सा आ जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो खुश था कि फाइजा ने एक बार फिर से उसे विश करने को बोला, तो वो उसके करीब जाकर उसके कान में उसे विश करता है और उसका माथा चूम लेता है। लेकिन फाइजा डर जाती है। वो उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन वो डर गई। वो उसे फर्श पर पड़ा हुआ देखता है और उसके करीब आकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है कि वो खुद उठकर बैठ जाती है। वो उसकी नाक से खून बहते देखकर उदास हो जाता है,
वो फिर से उसे धीरे से कुर्सी पर बैठता हुआ देखता है। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। सामने शीशे में उसकी परछाई साफ नजर आ रही होती है कि तभी फाइजा एक तरफ को झुककर गिरने लगती है। वो बगैर सोचे समझे उसे गिरते हुए फर्श से 5 फीट ऊपर अपनी गोद में उठा लेता है। फाइजा फिर से आंखें खोलने की कोशिश करती है और उसे 2 चमकदार हल्की नीली रोशनी वाली आंखें दिखाई देती हैं और एक चेहरा जो ढका हुआ था उसे गोद में लिए चल रहा था। फाइजा अटकते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम? और वो साया उसकी तरफ देखता है और तभी वो फिर से आंखें बंद कर लेती है। वो उसकी नाक से बहता खून देखता है और अपनी आंखें छोटी करता है तो खून बहना बंद हो जाता है और गायब हो जाता है और नाक पहले जैसी साफ हो जाती है। तभी फाइजा के गाल की तरफ खून की थोड़ी सी लकीर बनी होती है। वो उसे अपनी जीभ से सोख लेता है। वो उसे बेड पर लाकर छोड़ देता है और पलट जाता है। फाइजा की आंखें बंद होती हैं और वो फिर से वही सवाल दोहराती है। उसका शरीर बेड से 3 फीट ऊपर हवा में झूल रहा होता है और वो साया खुद को आईने में देख रहा होता है। उसके लंबे से नुकीले नाखून, कमर तक आते बाल जिनकी एक चोटी बनाई गई थी, हल्की नीली लेकिन बेहद चमकदार आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थी, लंबे से कान जिनमें 2-2 सुराख थे, लंबी सी और पतली सी काली जीभ और नुकीले दांत, लंबे से मजबूत और ताकतवर हाथ जिनमें 4 की जगह 3 उंगलियां थीं और अंगूठे की जगह एक लंबा सा नुकीला मोटा नाखून था। ठीक ऐसे ही पैर थे और उसके शरीर के बराबर ही हल्के नीले और सुरमई ग्रे पंख थे उसके। उसने पीछे मुड़कर एक नजर फाइजा की तरफ डाली, फिर खुद को देखा। उसका वजूद उसे डरा रहा था। उसने पार्टी में आए हुए लोगों को याद किया। फिर उसने अपना सीधा हाथ उठाया और अपने चेहरे के सामने करते हुए अपने बाएं कंधे तक ले गया और एकदम से एक हल्की नीली चमकदार रोशनी के साथ बदल गया और एक खूबसूरत इंसान लगने लगा जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ और ब्लैक शूज पहन रखे थे, लेकिन उसके पंख अभी भी दिख रहे थे। वो सिर्फ छोटे हुए थे लेकिन गायब नहीं। फिर उसने अपने कंधे हिलाए और वो पंख उसके सिर से बिल्कुल चिपक गए। फिर वो पीछे पलटकर फाइजा के पास आया और उसे बिना छुए अपनी ताकत से सीधा किया। फिर अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे अपने गले से लगा लिया। फाइजा का सर बहुत दुख रहा था। उससे आंखें नहीं खोली जा रही थी। फिर भी उसने बेमुश्किल अपनी आंखें खोली और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उससे थोड़ा दूर हुई और उसके चेहरे को देखा। उसे लगा कि ये करण है। वो मुस्कुराते हुए फिर उसके गले से लग गई। उसने फाइजा को मुस्कुराते हुए देखा और फिर उसे फिर से गले लगा लिया और खुद भी मुस्कुरा दिया। वो उसे कुछ देर बाद बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसकी तरफ मुंह करके लेट जाता है और उसे देखता रहता है। सुबह के करीब 5 बजे होते हैं जब अचानक से फाइजा की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं और वो एक खूबसूरत से लड़के को अपने बेड पर लेटा हुआ देखती है और चौंक कर कहती है, कौन हो तुम? वो उसे देख ही रहा होता है कि उसके अचानक से किए गए सवाल पर हैरान हो उठता है और कहता है, तुम्हारी हिफाजत, और इतना कहकर गायब हो जाता है। फाइजा उठकर बैठ जाती है और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है, वो अंदर से बंद होता है। फिर खिड़की की तरफ देखती है, वो भी बंद होती है। फिर उठकर जल्दी से शीशे में खुद के चेहरे को देखती है और अपनी नाक सहलाती है। उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही थी और फिर खुद से कहती है, कितना अजीब सपना था। और फिर लाइट की तरफ देखकर कहती है, मैं इसे जलाकर ही सो गई थी क्या? शायद थकान की वजह से होगा। और फिर लाइट बंद करके फिर से अपने बेड पर सो जाती है। कुछ देर बाद वो फिर से उसके बेड पर उससे थोड़ा दूर लेटकर उसे देख रहा होता है। फाइजा रात को जो हुआ उसे डरावना सपना समझकर इग्नोर करती है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि ये डरावने सपने उसे क्यों आ रहे हैं। आखिर इन डरावने सपनों का उससे क्या लेना देना है।
और भी बहुत सी बातें वो सोचे जा रही थी। और फिर शावर लेकर फ्रेश होकर वो नीचे नाश्ता करने के लिए आ जाती है और टेबल पर राफिया को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम अभी भी यहीं हो? वाह क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। राफिया मुंह बनाते हुए बोलती है। क्यों, मैं क्या जोकर लग रही हूँ जिसे देखकर तुम बच्चों की तरह खुश हो रही हो? फायजा उसे देखकर ये सोचकर खुश थे कि उसकी माँ उसे घुमाने लेकर जाएंगी, क्योंकि जब भी राफिया आती थी तो बिना गांव घूमे, सैर सपाटे के बिना जाती ही नहीं थी। वो इस गांव को राफिया से भी अच्छी तरह जानती थी। राफिया शहर में रहती थी और फायजा से कभी कभी मिलने आती थी, लेकिन वो जब भी आती थी तो अकेली घूमने निकल जाती थी और फिर शाम को खूब सारी बातें बताती, पूरे गांव की खबर लेकर ही लौटती थी। राफिया खुश मिजाज और तेज तरार होने के साथ साथ काफ़ी जहीन भी थी और वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो हर तरीके के लोगों से मिलना और उनसे बात करना बखूबी जानती थी। कभी कभी फायजा भी उसके साथ घूमने निकल जाती थी। फायजा खुश थी उसे देखकर, लेकिन रात की बात याद आते ही उसने मुंह बना लिया। उसे राफिया और करण की बेतकल्लुफी जरा भी अच्छी नहीं लगी थी, तो उसने भी मुंह बनाकर ही जवाब दिया। मैंने कब कहा कि तुम जोकर हो? मैं तो सिर्फ इस वजह से खुश थी कि शाम में बोर नहीं होंगी। राफिया ने सैंडविच खाते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी फायजा खुद ही आगे बोल पड़ी। और वैसे भी मुझे कॉलेज जाना था तो मैं लेट हो रही थी, सॉरी। और फिर पलटकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए जोर से बोली, मम्मा मुझे नाश्ता दो प्लीज, जल्दी से। फायजा की माँ अपना चाय का कप छोड़कर फायजा को प्लेट में सैंडविच देने लगी, लेकिन फायजा ने उसे प्लेट में रखने से पहले ही अपने हाथ में ले लिया और अपनी रूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं शायद कोई बुक रखना भूल गई हूँ। और बिना कुछ सुने जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने रूम में चली गई। फायजा की माँ बोलती है, अरे बेटा नाश्ता तो ढंग से कर लेती। और इसके साथ ही राफिया से बोली, राफिया बेटा क्या प्लान है आज का? और तभी राफिया उन्हें बताने लगी और वो दोनों बातों में लग गई। फायजा अपने रूम में आई और बेड पर बैठकर आराम से सैंडविच खाते हुए राफिया और करण के बारे में सोचने लगी कि ये कैसे उसे जानती है, और इसने तो आज तक जिक्र भी नहीं किया करण का, लेकिन पार्टी में कैसे हाथ पकड़कर चल रही थी। और खुद को तसल्ली देते हुए कहने लगी, दफा हो मेरी बला से, मैं क्यों जलूं। और फिर अपना सैंडविच टेबल पर रखी एक बुक पर रख दिया और जल्दी से अपने बैग में बाकी की चीजें चेक करने लगी। और इसी के साथ अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, उफ, रात को तो मैंने असाइनमेंट तो पूरा ही नहीं किया, अब क्या होगा? अब तो मुझे डांट भी सुननी होगी और सब्जेक्ट में मार्क्स कम होंगे, वो अलग। अब मैं क्या करूं? फिर उसने घड़ी की तरफ देखकर कहा, अब तो टाइम भी नहीं बचा कि अभी बना लूं। और फिर रोनी सी सूरत लेकर बेमन ही अपना बैग उठाया और कॉलेज जाने के लिए साइकिल निकालकर बाहर चली गई। तभी वो सैंडविच हवा में उठा और टुकड़े होकर हवा में गायब हो जाता और फिर पूरा गायब हो गया। और फिर एक हवा का झोंका आया और फिर सब नॉर्मल हो गया। फायजा कॉलेज पहुंची तो लेक्चर शुरू होने वाला था। वो जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और फिर कुछ ही मिनट में लेक्चरार ने आकर कहा, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट एंड आई विल गिव यू न्यू वन। फायजा ने अपने बैग से कॉपी निकालकर डेस्क पे रखी नया असाइनमेंट लिखने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने पेज पलटकर देखा तो उसमें उसका असाइनमेंट लिखा हुआ था पूरा। वो यह देखकर हैरान रह गई और जोर जोर से बोल पड़ी, ये कैसे हुआ? लेक्चरर फायजा की तरफ देखते हुए बोले, व्हाट मिस फायजा? फायजा ने हैरानी से लेक्चरर को देखा। वो उसे ही देख रहे थे और पूरी क्लास भी उसे ही देख रही थी। फायजा कुछ देर उन्हें देखने के बाद फिर से कॉपी में देखने लगी। लेक्चरर ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए उससे जोर से कहा, व्हाट मिस फायजा, व्हाट हैपन टू यू? फायजा ने जब लेक्चरर की तेज आवाज सुनी तो उठ खड़ी हुई और फिर उसने लेक्चरर को फिर से देखा, फिर गर्दन घुमाकर पूरी क्लास को देखा। फिर उसे शेम फील हुआ तो सर झुकाकर बोली, नथिंग सर, आई वॉच आउट माई माइंड सर। लेक्चरर उसे घूरते हुए बोला, ऑल राइट, डोंट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम, कीप योर माइंड इन क्लास, नाउ सिट डाउन। फायजा सर हिलाते हुए बैठ गई। वो अभी भी उस कॉपी को घूरे जा रही थी। लेक्चरर ने न्यू असाइनमेंट देना शुरू किया। फायजा ने सर झटक कर असाइनमेंट लिखना शुरू कर दिया। फिर सबके असाइनमेंट सबमिट हो गई। फायजा अभी भी इस उलझन में थी कि ये कैसे हुआ।
फिर दूसरा लेक्चर शुरू हुआ तो उसका ध्यान उसमें लग गया। फिर लंच टाइम में सब कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे तो दिव्या उसे सोच में डूबी देखकर कहने लगी, फाइजा क्या हुआ, कहाँ गुम हो यार। फाइजा जो कि अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी कि अचानक से उसके सवाल पर उसकी ओर देखते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी महक बोल उठी, अरे मैडम तो किसी को देखने में मगन है। और महक ने अपनी उंगली से एक कोने में इशारा कर दिया। सब के सब उसी तरफ देखने लगे तो वहां करण अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय पी रहा था। फाइजा उसी की ओर मुंह किए हुई थी, लेकिन उसने करण को देखा भी नहीं था। वो तो इस सोच में गुम थी कि असाइनमेंट किसने किया, लेकिन महक के इशारे ने और सबके एक्सप्रेशन ने उसे चौंका दिया। तभी महक उसे छेड़ते हुए बोली, अगर दीदारे यार हो गया हो तो जरा इधर भी गौर कर लो। फाइजा को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। वो एक झटके से उठी और महक को बोली, जस्ट शट अप, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और दोबारा ऐसी बात की तो मुंह तोड़ दूंगी। और फिर उन सबको वहीं छोड़कर क्लास में चली आई। दिव्या और महक दोनों उसे कुछ देर हैरानी से ज्यादा देखते रहे। फिर दिव्या ने घूरकर महक को देखा तो महक ने कंधे उचका दिए और खाने में लग गई। दिव्या भी उससे गुस्से में बोली, थोड़ा कम ही बोला करो उससे, तुझे पता है ना कि वो कितना चिढ़ जाती है हर बात से, फिर भी तू बाज नहीं आती। महक ने कुछ जवाब नहीं दिया और खाने में लगी रही। दिव्या उठकर क्लास में जाने लगी। महक ने उसे जाते हुए देखा और फिर मुंह बनाकर फिर से खाना शुरू कर दिया। फाइजा कुछ देर तक तो वो अपना सर थाम कर बैठी रही। फिर उसने सीधा बैग उठाया और उसमें से कुछ बुक निकालकर पढ़ने के लिए खोली कि उसमें वही लाल धागा रखा हुआ था। इससे पहले कि वो उसे देखती, दिव्या ने आकर उसकी बुक बंद कर दी और उससे कहा, फाइजा यार इतना भी गुस्सा मत किया कर, हम सब दोस्ती ही तो है तेरे। महक बस मजाक कर रही थी, तू तो उसकी आदत जानती है ना, और फिर भी तू इस कदर उस पर नाराज हो गई, हद है यार। तभी एक लड़की दौड़ती हुई क्लास में आई और दिव्या की तरफ देखकर बोली, वो महक 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 बेहोश हो गई है और उसकी नाक से खून बह रहा है। क्या? फाइजा और दिव्या दोनों एक साथ बोली। फिर फाइजा बोली, ये कैसे हुआ? वो लड़की हाफती हुई बोली, पता नहीं, अचानक से बस। दिव्या और फाइजा उसकी बात सुने बगैर कैंटीन की तरफ दौड़ चुकी थी। दरगाह, दोपहर के 3 बजे। राफिया कब्रिस्तान के आगे खड़े उस अजीब से सूखे पेड़ को देखती है जिसमें कुछ रंगीन धागे बंधे हुए थे और कुछ धागे टूटे हुए नीचे जमीन पर पड़े थे। राफिया खड़े होकर उस पेड़ को कुछ देर गौर से देखने के बाद राफिया जैसे ही उस पेड़ को छूने को होती है वैसे ही किसी ने राफिया के कंधों को पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। राफिया बुरी तरह झुंझला जाती है और पलटकर पीछे की तरफ देखती है और गुस्से से कहती है, क्या है, आपने मुझे क्यों खींचा? और फिर उसे ढकेलकर जैसे ही भागने को होती है कि तभी वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, रुक जाओ, वो जो बरसों से कैद था वो छूट चुका है। वो अब अपना शिकार ढूंढेगा और ले आएगा उसे अपने साथ। वो जिसने उसे आजाद किया है वो मुश्किल में है अब। वो आदमी ये बोले जा रहा था और राफिया उसका हुलिया देखे जा रही थी और खौफजदा हो रही थी। तन पर एक ही वस्त्र था, हाथ में एक अजीब सा लकड़ी का डंडा था। उसकी लाल बड़ी आंखें मानो बाहर ही निकलने को थी और वो तेज आवाज में कह रहा था, वो आजाद हो गया है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। और फिर राफिया डरते डरते कहती है, कौन कौन आजाद हो गया है? फाइजा और दिव्या दोनों कैंटीन में दौड़ कर आती हैं तो देखती हैं कि महक बेंच पर सीधी लेटी हुई है और टीचर स्टाफ उसके चारों ओर खड़े हैं। और तभी एक मैडम फोन पर कह रही होती हैं, यस प्लीज जल्दी आइए, इट्स एन इमरजेंसी। और इतना कहकर वो फोन रख देती हैं और कहती हैं, कोई इसके पेरेंट्स को कॉल करो। तभी दिव्या वहीं खड़ी एक लड़की से कहती है, तुम तो इसके सामने टेबल पर बैठी थी, क्या हुआ इसे, मुझे सब बताओ। वो लड़की कहती है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर, ये बस खाते खाते चीखी और इसके नाक से खून बहने लगा और ये बेहोश हो गई। फाइजा और दिव्या को कुछ समझ नहीं आता।
वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखती हैं, फिर महक को देखती हैं। महक बेशुद्ध सी बेंच पर लेटी होती है। अब कुछ देर बाद महक के पेरेंट्स और महक को चेक करने के लिए डॉक्टर आते हैं और फिर वो उसे कुछ दवाइयाँ देकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर टीचर को कहते हैं, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन की वजह से ये हुआ है। माइग्रेन में अक्सर ऐसे ही बेहोशी होती है, कुछ देर में होश आ जाएगा। महक की माँ कहती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बिटिया तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, उसे किस बात की टेंशन? और ये माइग्रेन क्या होता है? हमारी बिटिया को तो कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर कहता है, देखिए माता जी, ये बीमारी दिखाई नहीं देती, ये दिमाग की बीमारी होती है। और इससे पहले कि डॉक्टर अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही महक की माँ बोल पड़ी, का मतलब है? हमारी बेटी पागल हो गई है क्या? महक की माँ कम पढ़ी लिखी थी। डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस जरा सा पैनिक अटैक आया था। तभी महक को होश आता है और वो सबको ऐसे अपने चारों तरफ खड़ा देखकर चौंक जाती है और कहती है, मुझे क्या हुआ था? आप सब ऐसे क्यों खड़े हो? बताओ मुझे, क्या हुआ था? सब लोग हैरत से महक को देख रहे थे। ये सवाल तो खुद सब उससे करना चाह रहे थे कि उसे क्या हुआ था, क्या टेंशन है उसे। लेकिन महक को ऐसे सवाल करते देख सब लोग उसे देखने लगे। तभी डॉक्टर बोले, नथिंग, बस एक जरा सा माइग्रेन बढ़ गया था। बेटा, आप टेंशन कम लिया करो, तुम अब अपने घर जाओ और आराम करो। डॉक्टर की बात सुनकर वो सर हिला देती है। बस महक की माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है, तू ठीक है मेरी लाडो, चल अब घर चल जल्दी से। महक एक बार फायजा को ढूंढने की कोशिश करती है और जब वो फायजा को देखती है तो उसे घूरने लगती है और फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर चली जाती है। और दिव्या और फायजा एक दूसरे को देखती हैं। दिव्या कहती है कि महक को आखिर किस बात की टेंशन हो सकती है, और वो तो अभी कुछ देर पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसी मजाक कर रही थी, और इतनी जल्दी पैनिक अटैक? फायजा कहती है, हाँ मुझे भी अजीब लगा, अभी कुछ देर पहले तो मुझे टीज कर रही थी और जरा सी देर में उसे कैसे पैनिक अटैक आ गया। टीचर कहती हैं, एवरीवन गो इन योर क्लासरूम, योर लेक्चर विल बी स्टार्ट सून, एवरीवन प्लीज हरी अप। और फिर सभी अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। और फिर राफिया डरते डरते कहती है, कौन आजाद हो गया है? और अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली और डरी डरी सी उसकी ओर देखते हुए पूछा। और फिर तभी वो आदमी तेज आवाज में कहता है, वही जिसे तू जानना चाहती है, जिसे तू ढूंढ रही है, वो पहले ही तेरे नजदीक आ चुका है, अब वो उसे साथ ले जाएगा, उससे दूर रहना तू। कि तभी वहां दो आदमी और आए और उस तांत्रिक से कहने लगे, ए दूर हट उस लड़की से, क्यों खामखा उसे डरा रहा है, और तू यहाँ अंदर कैसे आया? और वो आदमी जैसे ही उसकी ओर बढ़े वैसे ही उस तांत्रिक ने राफिया को छोड़ दिया और कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से बाहर की तरफ चल गया। राफिया उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। वो आदमी राफिया को देखकर बोले, डरो नहीं बेटा, ये ऐसे ही यहाँ आ गया, ये पास के शमशान में रहता है, कई बार इसने दरगाह में घुसने की कोशिश की है लेकिन हम लोग रोक देते हैं, पता नहीं आज कैसे ये अंदर आ गया। राफिया उनसे उत्सुकतावास पूछती है, वो दरगाह में घुसने की कोशिश क्यों करता है? तब उनमें से एक जवाब देता है, कुछ 20 साल पहले एक लड़की इस पेड़ के पास मिली थी, वो जिंदा थी और उसकी सांसें चल रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इसे उस लड़की की उंगली काटते हुए देखा। लोगों ने इसे पकड़ा और कारण पूछा तो इसने जवाब दिया कि ये अपनी कोई सिद्धि पूरी कर रहा है और उस लड़की को देवी कहकर पूजेगा और उसमें असीम शक्तियाँ होंगी। लोग इसे बांधने वाले थे कि तभी ये छूटकर भाग गया और कहता जा रहा था कि मेरी सिद्धि अधूरी रह गई और मैं जरूर आऊँगा इसे पूरा करने और उस पेड़ के भूत को वश में करूँगा। लोग इसकी तरफ दौड़े तो ये भाग गया और हमने वो लड़की गांव के सरपंच को दे दी। फिर उस लड़की को किसी ने गोद ले लिया, लेकिन फिर ये काफी वक्त तक यहाँ नहीं दिखाई दिया, पर अब 2 साल से फिर यहाँ है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, ये कुछ भी बोलता रहता है और ऐसे ही बर्ताव करता है सबके साथ। राफिया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सर हिलाया
और दरगाह से बाहर की तरफ चल पड़ी। दरगाह से बाहर आते ही उसने अपनी मुट्ठियां खोली और अपने हाथों को अपने सामने लाकर देखा। वो अपने दाहिने हाथ की कटी हुई छोटी उंगली को देखती है और एक गहरी सांस लेती है। फिर कहती है, कोई राज तो है। और फिर अपने हाथ को जेबों में डालकर घर की तरफ चल दी। फाइजा ने क्लास में आकर दोबारा फिर से उस किताब को खोल के देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। वो आराम से अपने काम में बिजी हो गई और तभी क्लास में लेक्चरर आ गए और फिर वो पढ़ाने लगे। फाइजा का ध्यान एक बार फिर से इस ओर चला आता है कि वो असाइनमेंट किसने किए, लेकिन इस बार भी उसके पास कोई जवाब नहीं निकला, क्योंकि वो उसकी अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखे गए थे। फाइजा ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही ये कंप्लीट किए हों और मैं खुद ही भूल गई हूँ। पर ये मैंने कब किए? उफ, मैं भी ना ये क्या क्या सोचे जा रही हूँ। जाने भी दो, मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया ना। और फिर एक गहरी सांस छोड़कर लेक्चर में ध्यान देने लगती है। राफिया घर आ जाती है और रूम में आकर गेट को लॉक कर लेती है। फिर बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों को देखती है। फिर कहती है, मेरे इस हाथ की उंगली बचपन में गेट में फंसकर कट गई थी। माँ ने तो मुझे यही बताया था और शायद ऐसा ही हुआ होगा। मैं ज़्यादा छोटी थी तब, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन वो पेड़, वो कब्रिस्तान और वो दरगाह, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा मैं ख्वाब में देखती हूँ। और ये ख्वाब मुझे क्यों इतना परेशान करते हैं? कोई तो राज है जो मुझे नहीं पता, पर मैं इसका पता लगा कर रहूँगी। आखिर वो कौन है जो मुझे ख्वाबों में दिखता है? क्यों, पर मुझे ही क्यों? अगले दिन कॉलेज में फाइजा और दिव्या महक से पूछती हैं कि उसे क्या हुआ था, तो महक कहती है उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। ऐसा लगा जैसे कोई भूत ने उसे पीछे से जोरदार मुक्का मारा हो और एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकल गई और मैं बेहोश हो गई, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देख पाई। दिव्या उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ, हमने तो 2-4 भूत और जिन पाल रखे हैं ना, ताकि तुम हमें परेशान करो और हम उनसे तुम पर हमला करवाएं। महक गुस्से से दिव्या को घूरती है और कहती है, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं बता रही थी कि तुम लोग यकीन ही नहीं करोगे। दिव्या कहती है, ओ महान देवी, बंद कर अपनी ये भूत प्रेत की कहानी, ये सच में नहीं होते हैं और तू तो शुरू से ही भूत और जिन में पड़ी रहती है। पहले भी तेरे झूठे किस्से सुने हैं, तब मजाक में अच्छा लगता था, अब बेवकूफ़ी लगती है। सच सच बता, किस बात की टेंशन है तुझे और क्या सोच रही है तू? तभी फाइजा उससे अचानक से सवाल करती है, महक, क्या भूत और जिन सच में होते हैं और ये क्या करते हैं? फाइजा के ऐसे अचानक से सवाल पर दिव्या उसे चौंक कर देखती है और महक भी उसे देखती है। फिर दिव्या कहती है, फाइजा तू भी इसकी बातों में आ गई? फाइजा दिव्या को मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा करती है और महक से पूछती है, बताओ महक, क्या जिन वाकई में होते हैं? महक कहती है, हाँ, ये वाकई में होते हैं और ये हमारी ही तरह होते हैं, लेकिन इनके पास अनोखी ताकतें होती हैं और ये जिसे पसंद कर लें उसे नहीं छोड़ते। ये उसके साथ रहने लगते हैं और फिर उसे अपने होने का एहसास कराते हैं, फिर उसके सामने आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने को मजबूर करते हैं। मेरे पड़ोस में आयशा नाम की एक लड़की पर एक जिन का साया था। वो उसे बहुत परेशान करता था, उसके साथ गलत हरकतें भी करता था और कहता था कि उससे शादी करेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और काफ़ी चुप चुप भी रहने लगी थी। वो जिन उससे कहता था कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे सिवा तुम किसी के बारे में सोचोगी भी नहीं, सिर्फ मेरी होकर रहोगी, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को भी नुकसान पहुंचाऊंगा मैं। वो डर की वजह से किसी से बात तक नहीं करती थी। काफ़ी पूछने के बाद उसने ये सब बताया और फिर उसके घर वाले उसे कालपी में एक मज़ार पर ले गए और वहाँ जाकर करीब 1 महीने बाद वो ठीक हुई। फाइजा कहती है, और वो जिन, उसका क्या हुआ? महक कहती है, उसे वहीं के मौलवी साहब ने कैद कर दिया। फाइजा कहती है, कैसे पता लगेगा कि कोई भूत परेशान कर रहा है? महक कुछ कहने को होती है कि तभी आसना और सबा उधर आ जाती हैं। सबा कहती है, क्या हो रहा है? अकेले अकेले कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है? आसना एक नज़र फाइजा की ओर देखती है और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है। फिर झट से आंखें खोलकर
फाइजा के बगल में बैठ जाती है। उसके हाथ में पहनी हुई वो पुरानी सी अंगूठी चमक उठती है। उसे वो अपने दूसरे हाथ से छिपा लेती है और गौर से उनकी बातें सुनने लगती है। दिव्या चिढ़कर कहती है, कुछ नहीं, ये महक जिन्नामा सुना रही है। फाइजा को और इन मैडम को शौक चढ़ा है उस पर पीएचडी करने का। आसना चौंक कर दिव्या को, फिर फाइजा को, फिर महक को बारी बारी से देखती है, फिर सर झुका लेती है। सबा कहती है, ओह सुनाओ जरा, हम भी तो सुने, क्या भला है ये। कोई फाइजा से कुछ दूर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। तभी आसना कहती है, बंद करो ये बकवास, तुम लोगों को आज के नई न्यूज़ के बारे में पता है? दिव्या चौंक कर कहती है, कौन सी नई न्यूज़? आसना उसे घूरते हुए कहती है, तुम क्लासमेट हो और फिर भी नहीं पता? दिव्या ना में सर हिलाती है। तब वो सबा की तरफ इशारा करती है तो सबा कहना शुरू करती है, कल कुछ नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं अपने कॉलेज में और तुम्हारी क्लास का ग्रुप उनका वेलकम करेगा और वो पर्यावरण से जुड़ी नई चीजें बताएंगे और फिर वो सब दूसरी बातों में मगन हो जाते हैं। यूपी औरैया, अजितमल शमशान, रात के 1 बजे। शमशान में काफी सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। कुछ चमगादड़ों के बोलने की आवाज और कुछ झिंगुरों के बोलने की मिलीजुली आवाज उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। शमशान में एक अधजली लाश थी जो चिता के बुझ जाने के बाद जमीन पर जली सी पड़ी थी। उनसे बहा हुआ रक्त के जलने की बू हवा में साफ महसूस की जा सकती थी और वो देखने में काफी भयानक लग रही थी। उसकी पूरी चमड़ी मानो जलकर गायब हो चुकी थी। काले हो चुके मांस के भीतर की हड्डियां दिख रही थी जो कि जगह जगह से काली हो चुकी थी। उसकी आंखें फूट चुकी थी और उनमें से गाढ़ा द्रव्य बह रहा था। वो लाश ऐसे ही उस तांत्रिक के सामने पड़ी थी और वो तांत्रिक अपनी साधना में लीन कुछ मंत्र पढ़े जा रहा था। काफी देर मंत्रोच्चारण के पश्चात उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने आग जल रही थी जिसके आसपास कई मानव कंकाल पड़े थे जो उसने कुछ देर पहले अपने झोले से निकाले थे। उसके बाल खुले हुए थे और हाथ में एक मानव कंकाल की खोपड़ी थी। वो उसे लेकर कुछ बुदबुदा रहा था और उससे कुछ ही दूर वो लाश पड़ी हुई थी और वहीं कोई और भी था जो शमशान के बाहर एक पेड़ की ओर में छिपकर ये सब देख रहा था और डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। लेकिन वो जानना चाहता था इसके पीछे के राज को और इसके साथ ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उस तांत्रिक ने उस खोपड़ी के ऊपर कुछ मंत्र फूका और वो लाश उठकर बैठ गई। राफिया का कमरा, रात के 2 बजे के लगभग। राफिया अपने बेड पर सोई होती है कि तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। वो चीख उठती है और वो पसीने में बुरी तरह से भीगी हुई थी और उसने फिर से वही तांत्रिक वाला ख्वाब देखा था जिसे देखकर वो बेहद डरी हुई थी। उसने तय किया कि वो इस बारे में कल करण से जरूर बात करेगी। आखिरकार करण उसका बचपन का दोस्त है और तभी अचानक उसे खिड़की के सामने एक काली बिल्ली की परछाई दिखाई देती है। वो अपने बिस्तर से जरा सा उठकर देखती है तो नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में उसे वो साफ नजर आ जाती है। वो सोचती है कि ये बिल्ली यहाँ कैसे। उसका कमरा फायजा के कमरे के ऊपर था तो तीसरी मंजिल पर एक खिड़की लगी थी जो कि बाहर खेत की तरफ खुलती थी। लेकिन इतनी ऊपर किसी जानवर का आना कैसे मुमकिन था। राफिया ने डरते डरते अपना कंबल हटाया और खिड़की के पास जाने के लिए उठी। वैसे ही उस बिल्ली ने नीचे छलांग लगा दी। इससे पहले कि राफिया खिड़की तक पहुंचती वो बिल्ली हवा में ही गायब हो गई। राफिया दौड़कर खिड़की तक आई और नीचे झांक कर देखने लगी कि आखिर वो बिल्ली कहाँ गई, लेकिन वहां कुछ न दिखाई दिया। राफिया ने गौर से देखा लेकिन दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही था। राफिया ने फिर झट से खिड़की को बंद कर दिया और उस पर पर्दा डालकर अपने बेड पर वापस आ गई और सोच रही थी कि क्या हो गया है उसे। वो तो इतना नहीं डरती थी। फाइजा उसकी हंसी उड़ाएगी अगर उसे कुछ बताया तो। नहीं, फाइजा से मैं कुछ डिस्कस नहीं कर सकती। फिर जैसे ही वो सोने के लिए होती है वैसे ही उसे नीचे कमरे में कुछ गिरने की आवाज आती है। राफिया कहती है, ये तो फाइजा के कमरे से आवाज आई, इस वक्त क्या हुआ उसे? और वो तेजी से नीचे सीढ़ी की ओर भागती हुई फाइजा के कमरे के बाहर पहुंचती है।
वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो वो अंदर से लॉक था। वो दरवाजे को बजाते हुए जोर से आवाज़ देती है, फायजा, फायजा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? दरवाज़ा खोलो। उसकी चीख सुनकर फायजा के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ राफ़ी, बेटा सब ठीक तो है ना? फायजा को क्या हुआ? राफिया बिना कुछ सुने बस दरवाज़ा पीटती है और तभी फायजा गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए चीखती है, ओह क्या हुआ तुम्हें? आखिर क्यों इतनी रात में पागलों की तरह चिल्ला रही हो? क्या परेशानी है? राफिया उसके गुस्से में लाल चेहरे को देखती है, फिर कहती है, मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि राफिया अपनी बात पूरी करती, फायजा उसे बीच में ही टोक कर जवाब देती है, बुरे सपने तुम्हें आते हैं, मुझे नहीं, और अपने इन ख्वाबों को अपने तक ही रखो, किसी और को इतनी रात में डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, मेरा सुबह टेस्ट है, मुझे सोने दो प्लीज़। और इतना कहकर वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लेती है। फायजा की माँ उसे देखती है, फिर राफिया को देखती है। तभी फायजा के पापा राफिया से कहते हैं, राफी बेटा डोंट माइंड, यू नो हर, वो शुरू से ही इतनी गुस्सैल है, तुम ज़्यादा मत सोचो, जस्ट रिलैक्स, हम इस बारे में तफसील से सुबह बात करेंगे। आपको अगर डर लग रहा है तो आप फायजा की माँ के साथ सो जाओ। राफिया को उसके अंकल शुरू से ही बहुत प्यार करते थे, वो उसे अपनी ही बेटी की तरह मानते थे। राफिया के पापा की डेथ के बाद राफिया अपनी माँ फायजा की मामी के साथ कानपुर शहर में रहती थी, लेकिन वो हर महीने गांव आ जाती थी। राफिया के पापा उसे ले गए थे जब वो 5 साल की थी, फिर 9 साल तक उसे वहां नहीं आने दिया। वजह राफिया ने कभी पूछी ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी छोटी थी। लेकिन जब 9 साल बाद वो नहीं रहे तो फिर से राफिया का इस गांव में आना जाना हो गया और फायजा से उसकी बात भी होने लगी। और वैसे भी फायजा के पापा वासित अली उसे बहुत प्यार करते थे, वे उसे फायजा की ही तरह चाहते थे और फायजा इस बात से अब चिढ़ने लगी थी। उनके इस तरह प्यार से कहने पर राफिया कुछ सुकून महसूस करती है और फिर वो कहती है, नो अंकल, इट्स ऑल राइट, मे बी इट्स माई मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोग जाएं, मैं भी जा रही हूँ, गुड नाइट। और उनका जवाब सुने बगैर झट से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर कमरे में आ गई और फिर से उन्हीं सोचों में डूब गई। पता नहीं उसे कब नींद आ गई। फायजा का कमरा, रात के 1 या 1:30 बजे के वक्त फायजा बेखबर सो रही थी और वो साया नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में उसे देखे जा रहा था। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल से कुछ ठंडा हो चुका था। उस साए के पैर हवा में 1 फीट ऊपर थे और उसके बड़े से पंख जमीन छू रहे थे और उसके इर्द गिर्द धीमी धीमी हल्की पीली रोशनी निकल रही थी और कमरे में एक हल्की सी नीली रोशनी जैसी 2 आंखें चमक रही थी, बिल्कुल फायजा के बेड के करीब। तभी वो उसके करीब आया और उसने अपना एक हाथ फायजा के चेहरे पर लाकर उसे छू कर देखा तो उसे एक अजीब से एहसास ने आ घेरा। उसने उसे सोते से ही बिस्तर से उठाकर उंगली के इशारे से सीधा किया और उसे गले लगा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे किसी ने बुरी तरह से जकड़ लिया हो। फायजा डर कर घबरा कर अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें नींद से बोझल थी। वो बेमुश्किल देखने की कोशिश करती है और उसके गले लगकर वो देखती है कि उसके भयानक पंख हैं, लेकिन वो बहुत धुंधले होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन उसके शरीर से निकलती हुई तेज गर्मी और उसकी तेज तेज होती सांसें मानो उसे पिघला कर रख दिया हो। फायजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसने अपने दोनों हाथ मुश्किल से उस साए के सीने पर रखे और खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ उस साए के सीने पर बने अजीब से निशान से छू गए और उसके छूते ही वो निशान चमक उठा और वो साया एक हल्की नीली रोशनी से चमक उठा और फिर वो मुस्कुरा दिया। दरअसल वो उसके चोट के निशान थे जो उसे उस पेड़ से बांधते वक्त लगे थे और वो ठीक नहीं हो सकते थे जब तक कि उसे खोलने वाला खुद उसे ना छुए और उसकी खोई हुई ताकतें भी वापस आ जाती हैं। इसी के साथ फायजा ने हल्के से आंखें खोलकर उसे देखना चाहा। वो खुद को बेजान सा महसूस कर रही थी। उसने उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन वो देख ना सकी। फिर उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली।
वो साया उसको ऐसे ही थामे हुए कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर उसे खुद से थोड़ा सा अलग किया और जैसे ही अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाया, फाइजा ने झट से आंखें खोल दी और उसे देखने की कोशिश करती इससे पहले कि वो साया हवा में गायब हो गया। और फाइजा जो कि हवा में झूल रही थी, एक झटके से जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिर पड़ी और बेहोश हो गई। वो साया फिर से उसके सामने आया और उसे देख ही रहा था कि तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। उस साये ने एक नज़र फाइजा को देखा और फिर एक अजीब तरीके के साथ हाथ घुमाया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वो फाइजा का ही रूप ले चुका था और फिर राफिया से थोड़ी सी बहस के बाद वापस दरवाजा बंद करके फाइजा की तरफ आया और वापस से उसी चार्मिंग लड़के में बदल गया। फाइजा बेसुध जमीन पर पड़ी थी, इस बात से बेखबर कि उसने उसके सीने पर हाथ रखा था जो कि अब एक गवाही में बदल चुका था। फिर फाइजा को उठकर बेड पर लिटा दिया और मुस्कुरा दिया, फिर प्यार से उस पर हाथ फेर कर कहने लगा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारा शुक्रिया मुझे छूने के लिए। बहुत जल्द मैं अपनी सारी ताकतें वापस पा लूंगा और फिर ले जाऊंगा तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में। बस कुछ दिन और सब्र करो मेरी जान, तुम्हें बस मेरा होना है, मुझसे दूर नहीं जा सकती तुम। तुम्हें बस अपने होशो हवास में एक दिन मुझे कबूल करना है बस। मैंने कितने सालों से तुम्हारा इंतजार किया है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन बहुत जल्द आ जाऊंगा। और इतना कहकर उसने अपने सीने से लगा लिया एक बार फिर से। सुबह नाश्ते के समय फाइजा सोकर उठती है तो उसे कुछ याद नहीं होता। वो नॉर्मली बिहेव करती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। नाश्ते की टेबल पर सब पहले से मौजूद थे। फाइजा कहती है, गुड मॉर्निंग पापा। ये कहते हुए अपनी माँ की तरफ मुंह करके मुस्कुराते हुए सैंडविच की तरफ इशारा करके कहती है, माँ प्लीज जल्दी से मेरा फेवरेट सैंडविच मुझे दो ना, क्या सब यही खा जाएगी? और राफिया को चिढ़ाने की कोशिश करती है। राफिया जो कि रात वाली बात से अभी भी डिस्टर्ब होती है, उसे चौंक कर देखती है। उसके चेहरे पर सुकून देखकर कुछ सोचने लगती है। तभी फाइजा से पापा कहते हैं, फाइजा बेटा बाद में, पहले तुम राफिया को सॉरी बोलो। रात को लेकर जिस तरह तुमने बदतमीजी की उससे वो काफी दुखी है। वो तुम्हारी हम उम्र है, तुम्हारे साथ ही पली बड़ी है, फिर भी तुम उससे ऐसे बात करती हो। इट्स वेरी बैड। और फाइजा जो रात वाले वाक्य से बेखबर थी, एकदम गड़बड़ा के बोलती है, क्या क्या सॉरी मैं बोलूं? आखिर क्यों? किस बात पर? क्या बदतमीजी की है मैंने? बताओ भी। फाइजा की माँ हैरान होकर पूछती है कि रात को जो कुछ भी तुमने किया क्या कुछ याद नहीं है तुम्हें? और बाकी सब भी हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी फाइजा कहती है, ओह प्लीज मम्मा, आप सब ऐसे मत देखो मुझे। बुरे सपने इसको देखने की आदत है, मुझे नहीं। और वैसे क्या हुआ था रात को? फाइजा के मुंह से फिर से वही बात सुनकर राफिया अब काफी चिढ़ चुकी थी और वो फिर गुस्से से बोलती है, हाँ हाँ आते हैं मुझे तो, तुम तो बड़ी बहादुर हो ना, तो जाओ और सबसे लड़ मरो। और इतना कहकर वो नाश्ते की टेबल से उठकर अपना बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। लेकिन कोई था जो उसके इस कदर कहने पर राफिया को घूर कर देख रहा था। उसने एक इशारे से हाथ घुमाया, लेकिन ये क्या, कुछ नहीं हुआ। उसने गौर से अपने हाथ को देखा, फिर से वही अंदाज में हाथ घुमाया, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। वो उसे जाता हुआ गुस्से में देखता रहा, फिर गायब हो गया। राफिया भी तब तक गेट से निकलकर जा चुकी थी। फाइजा ने कंधे उचकाए और अपना सैंडविच उठाकर दांतों में दबाया और दोनों हाथों से फोन चलाते हुए ऊपर रूम में चली गई। उसके माँ बाप उसे इस तरह से जाता देखकर उसके बारे में बात करने लगे और कुछ देर बाद फाइजा के पापा ने फाइजा की माँ से कहा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। उस बात को 15 साल बीत चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि राफिया और फाइजा को याद भी होगा, और वैसे भी वो बच्ची थी उस वक्त। फाइजा की माँ कुछ परेशान होकर कहती हैं, और वो उस लड़की का क्या हुआ जिसे वो ले गए थे? क्या आपकी बात हुई उनसे? फाइजा के पापा ने ना में सर हिलाते हुए कुछ रुक कर बोले, मैं पता करवाने की कोशिश करता हूँ कि वो अब कहाँ है। हम उसे अपनी बच्चियों से दूर ही रखेंगे, खासकर राफिया से।
राफिया खुशकिस्मत है कि वो हमारे पास है। वो ताबीज तो तुमने उसे दे दिया था ना? फाइजा की माँ, जी जी हाँ, लेकिन यह पता नहीं कि वो है उसके पास या नहीं। भाभी ने उसे पहनाया तो था। वासित अली कुछ सोचते हुए, तुम पूछना उससे। और इतना कहकर वो उठकर चले गई। फाइजा की माँ भी सिर हिलाती है और फिर उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। राफिया जो कि सुबह सुबह मूड खराब होने की वजह से बहुत गुस्से में घर से निकली थी, अभी भी हाथ में मोबाइल लिए एक हाथ जेब में डालकर गुस्से में चलती जा रही थी। वो वही बातें सोचे जा रही थी और फोन चलाए जा रही थी। उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। उसे होश ही नहीं था कि वो कहाँ आ पहुंची है। वो तो बस अपनी उन्हीं सोचों में डूबी बस चले जा रही थी कि अचानक वो किसी से टकरा जाती है। जिससे वो टकराती है वो उससे दूर जा गिरता है। वो सर उठाकर देखती है तो सामने एक लड़का जमीन पर गिरा मुस्कुरा रहा होता है। वो झल्ला कर कहती है, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? और काफी गुस्से से उसे घूरती है। वो लड़का मुस्कुराया और बोला, आप शुक्रिया ऐसे बोलती हैं क्या? और खड़ा होकर अपने कपड़े झाड़ने लगता है। राफिया चिढ़कर देखती है और उससे कहती है, किस बात का शुक्रिया? क्या किया है तुमने आखिर? और सवालिया गुस्से भरी नजरों से उसे देखती है। वो लड़का फिर से मुस्कुराते हुए एक और इशारा करता है और कहता है कि अगर मैं सामने ना आता तो आप अभी वो सामने खड़े टैंकर से भिड़कर अपना सर फोड़ चुकी होती। राफिया उसे लड़के के ठीक पीछे देखती है तो वहां एक टैंकर खड़ा था जिसमें आगे की ओर बड़े नुकीले लोहे के सरिये लदे हुए थे, जिनमें से कुछ राफिया के सर की हाइट से बिल्कुल सटीक थे। राफिया अपनी गलती का एहसास होते हुए कहती है, ओह सॉरी, थैंक यू, और फोन जेब में रखकर दोनों हाथ जींस की जेबों में डालकर आगे बढ़ जाती है। वो लड़का मुस्कुरा देता है और उसे जाते हुए देखकर कहता है, अभी थोड़ा वक्त है, मैं और ताकत इकट्ठा कर लूं, फिर तुम्हें भी देख लूंगा। इतना कहकर वो लड़का कुछ दूर तक चलता है, फिर वहीं कहीं गायब हो जाता है। राफिया जो कि अभी भी कुछ सोच रही थी, अचानक से चौंक उठती है और पीछे पलटकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो खुद से ही कहती है, इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है ये भला? अभी तो यहीं था, इसे मैंने कहीं देखा है, ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? ओह, कहाँ देखा है इसे? वो इतना सब सोचती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता कि उसने इस लड़के को कहाँ देखा है। लेकिन उसने इसे कहीं तो देखा होता है, लेकिन कहाँ, उसे कुछ याद नहीं। फिर राफिया अपना सर झटक कर फिर से उस ओर चल देती है। उसे जल्द से जल्द करण से मिलना था और एक बार फिर से कोई उसका छुपकर उसका पीछा करने लगा था। दूसरी ओर कुछ देर बाद वही लड़का वही शमशान में उस तांत्रिक के पास आता है और कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है बाबा, मुझे वो लड़की पहचान लेगी, मैं जल्द ही उससे दोस्ती कर लूंगा। जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, इतने सालों की आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस बार नहीं, इस बार हर कीमत पर हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे, बस आप मुझ पर यकीन कृपा बनाए रखें। वो तांत्रिक जो आंखें बंद किए उसकी बात सुन रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और ऐसे ही अपने ध्यान में मगन रहता है। और वो लड़का चुपचाप अपनी बात कहकर वापस मुड़कर चला जाता है। उसके जाते ही तांत्रिक मुस्कुराते हुए मंत्र उच्चारण करने लगते हैं और अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। फाइजा जो कि अभी कॉलेज में थी, वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने नोटिस किया कि करण कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। उसने 2 लेक्चर भी मिस कर दिए थे और अब जब से आया था काफी गुमसुम सा था। और दिव्या और महक भी कह चुकी थी काफी बार कि आज इसे क्या हुआ, ये कहाँ खोया हुआ है और ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और जैसे ही लंच होता है वैसे ही दिव्या उसके पास आई और कहने लगी, करण व्हाट हैपन, तुम ऐसे कहाँ गुम हो? करण ने एक बार सर उठाकर उसे देखा, फिर फाइजा को, और फिर बिना कोई जवाब दिए हेड डाउन कर लिया। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था। करण कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। वैसे ही उसे राफिया दिखी, वो काफी परेशान लग रही थी। करण उसके पास दौड़कर आता है और पूछता है, क्या हुआ राफिया, सब ठीक है ना? राफिया ने करण की तरफ देखा और अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक ही है, तुम बताओ तुम कैसे हो, क्या पता चला तुम्हें? करण उसकी तरफ देखकर कहता है, यहाँ आने के बाद सिर्फ एक ही बात पता चली है
और वो ये कि फाइजा को कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ था। वो भूल गई है सब। उसे हमारी दोस्ती और लड़ाई या फिर वो तांत्रिक वाली बात याद ही नहीं है। शुक्र है तुमने तो पहचान लिया था मुझे, मगर मुझे भी बस इतना ही याद है कि तुम्हें वो तांत्रिक उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे धोखे वो फाइजा को ले गया। वो तो भला हो उन गांव के लोगों का जिन्होंने एंड वक्त पर आकर फाइजा को बचा लिया और फाइजा बेहोश थी। मैंने बस लोगों के मुंह से ये सब बातें सुनी थी कि एक लड़की को एक बाबा से छुड़ाया गया है और वो बाबा कह रहा था कि वो लड़की एक देवी है जिसकी बलि दी जानी जरूरी है। मुझे ये सब झूठ लगा था, लेकिन मैं देखना चाहता था और मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम एक आम सी लड़की थी, लेकिन जब उस तांत्रिक ने दोबारा तुम पर हमला किया तब हम सब साथ में खेल रहे थे और मैंने खुद उसे ये करते देखा। तब तुम घर में छुप गई थी और वो फाइजा को ले गया। तब मैंने ही अंदर जाकर अंकल को बताया था कि एक तांत्रिक फाइजा को उठाकर ले गया है। और तुम्हें फिर से वही सपने आ रहे हैं क्या? राफिया को अपना सर थामते देखकर अचानक से करण ने सवाल किया। तो राफिया जो दोनों हाथों से अपना सर थाम रही थी, उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया और फिर वहीं बैठ गई। करण ने उसकी जेब से एक लाल रंग का धागा निकाला और उसकी आंखों से लगा दिया। राफिया कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही, फिर उठ खड़ी हुई और करण से बोली, जब तक ये धागा है शायद मैं ठीक रहूं। और इतना कहकर वो धागा उसने करण के हाथ से लेकर वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर करण से बोली, करण अब मैं चलती हूँ, तुम फाइजा का ख्याल रखना। वो मेरी वजह से फिर से मुसीबत में ना आए। मैं चाहती हूँ कि उसके आसपास तुम रहो, बाकी मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। और जब तक ये धागा मेरे पास है, किसी भी तरह से कोई भी शक्ति मुझे छू नहीं सकती, ना ही मुझे पहचान सकती है कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर राफिया ने वो धागा अपने गले में पहन लिया। करण भी कंधे उचकाकर वापस कॉलेज में चला गया। फाइजा को करण नजर ही नहीं आ रहा था। क्लासरूम में वो बार बार पीछे पलट कर देखती और खुद से कहती, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया है। मैं क्यों इसके बारे में इतना सोचती हूँ। पता नहीं ये क्यों मुझे अच्छा लगने लगा है कि बार बार इसको देखने का दिल करता है। उफ, इतना बुदबुदाकर वो अपना सर झटक कर अपनी बुक्स ओपन करके पढ़ने लग जाती है, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। और उधर करण जो क्लास में एक कोने पर अभी कुछ देर पहले आकर बैठा था, राफिया की बात सोचते हुए उसने काफी देर से हेड डाउन कर रखा था। तभी उसको धीरे धीरे बुखार चढ़ने लगता है और उसकी आंखें भारी होने लगती है और चेहरा लाल हो जाता है। जैसे ही लंच होता है, फाइजा और दिव्या दोनों उसके पास आती हैं। दिव्या पूछती है कि क्या हुआ। करण कोई जवाब नहीं देता, बस जरा सा सर उठाता है और फिर वापस सर बेंच पर रख लेता है। दिव्या करण के दोस्त जय और अमन को बुलाकर कहती है कि इसे क्या हुआ, देखो तो। वो दोनों कहते हैं कि पता नहीं ये कहाँ था, हम तो खुद इसे ढूंढ रहे थे, ये यहाँ कोने में घुसा था। तभी अमन उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे घूर कर कहता है, ओए तुझे तो तेज बुखार है, तूने बताया क्यों नहीं। फाइजा, जय और दिव्या तीनों उसे चौंक कर देखते हैं। करण सर उठाकर कहता है, मुझे घर ले जा सकते हो तुम लोग। अमन और जय दोनों एक साथ बोले, अरे ये भी कोई कहने की बात है भला, तू दोस्त है, तू हुक्म कर, तेरे लिए ही सुबह से इधर उधर फिर रहे थे, चल अब घर चल। करण उठने की कोशिश करता है लेकिन लड़खड़ा जाता है, तो जल्दी से वो दोनों उसे सहारा देकर उठाते हैं। फाइजा उसकी ऐसी हालत देखकर आंखों में आंसू ले आती है, लेकिन खुद को मजबूत दिखाते हुए उससे कहती है, करण तुम्हें बताना चाहिए था अपने दोस्तों को कि तुम्हें बुखार है। करण बेमुश्किल उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का छठा पार्ट जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं इस कहानी का पार्ट 6 यानी कि भाग 6 डालूंगा तो आप सभी के पास इस कहानी का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी यहाँ तक कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।